हाँ, चलिए शुरू करते हैं अगला क्लास। अधिगम। अधिगम क्या है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या कहलाता है? अधिगम। कुछ भी। चलिए इसे हम परिभाषा के तौर पर देखते हैं। व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा जीवन में समायोजन जो किसी प्रशिक्षण, अनुभव या अभ्यास का परिणाम हो सकता है, वह अधिगम कहलाता है। माने सीखना, खुद से सीख सकते हैं, किसी को देखकर सीख सकते हैं, समाज द्वारा सीख के, माता का पिता का देख के सीख सकते हैं, या कुछ हम बहुत ऐसे चीज़ जो किसी से सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे में लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं, गाने की ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये हम प्रशिक्षण द्वारा सीखते हैं। अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करके हम लोग बहुत अपने सवाल को हद तक सीखते हैं। इसके बाद आता है अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता, तो अधिगम की पहली विशेषता है कि आजीवन चलता रहता है। मतलब सीखने की गति, हम लोग मरते दम तक सीखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ तक कि मरना भी कैसे मरते हैं ये मरने के बाद मरने वाला व्यक्ति को मालूम होगा, वो जो आपको बता नहीं सकता है। तो मरना भी एक सीखना कहलाता है। दूसरे है कि अधिगम अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा सुधारा जा सकता है। ये तो अभी आप लोगों को परिभाषा में देखे कि अधिगम अनुभव यानी खुद के देख के, दूसरों को देख के सीखते हैं, प्रशिक्षण दूसरे से प्राप्त करके सीखते हैं। अधिगम एक तीसरे नंबर में है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय, जो कि हम एक्टिव रह के ही सीख सकते हैं। उसके बाद आता है कि चौथे नंबर में है अधिगम। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात सार्थक एवं जीवन उपयोगी प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा बिना सीखे अपने जीवन को सार्थक, उपयोगी कैसे बना सकते हैं? हाँ। उसके बाद आता है पांचवें नंबर में है कि अधिगम वांछनीय व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। जैसे में आपकी बुरी आदतें को अस्थायी रूप से सुधार लेना। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो ये नहीं कि 2 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर चौथे दिन से पीने लगा। तो छोड़ा तो था, परिवर्तन तो आया था, लेकिन वो अच्छी ज्ञान नहीं, वो सीखना नहीं कहलाएगा। जब आज से पीना पूरी तरह से छोड़ दिया, तब उसमें अस्थायी परिवर्तन आएगा। माने व्यवहार में अच्छी आदत की, तो अस्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। छठवां, सीखना अधिगम। अधिगम का हस्तांतरण हो सकता है। अधिगम हस्तांतरण होता है, मतलब किसी एक ज्ञान को उपयोग दूसरे ज्ञान जगह करते हैं। जैसे मैथ, गणित का उपयोग न केवल मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री रोज दिनचर्या में हम लोग उपयोग करते हैं। यानी सीखे हुए ज्ञान वहाँ उपयोग न करके दूसरे जगह उपयोग करते हैं किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो वही हस्तांतरण कहलाता है। तो अधिगम का हस्तांतरण हो सकता है। उसके बाद 7वें नंबर है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब हर जगह सार्वभौमिक, पूरी जगह सीखने। आगे है, कहाँ तक पढ़ते? 7। 8वें नंबर में कि अधिगम एक सुधार की प्रक्रिया है। जब अपने आप में सुधार लाते हैं, वही क्या है? प्रक्रिया है। उसके बाद है
अधिगम अधिगम और अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक मतलब जो चीज़ें हम अपने माता पिता से सीखते हैं वो अनौपचारिक कहलाता है। जो अपने हम गुरु चाहे माता पिता के छोड़ के अन्य लोग उसे सीखते हैं वो औपचारिक अधिगम कहलाता है। अधिगम दो तरफा प्रक्रिया है सीखने सिखाने की। उसके बाद है कि अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। सीखना हम एक दूसरे से बातचीत करके अंतः क्रिया करके सीखते हैं। उसके बाद है कि सीखना यानी अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो एक तरीके से नहीं कई तरीकों से सीख सकते हैं, कई दिशाओं से सीख सकते हैं, इसलिए अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया कहलाता है। इसके बाद आगे है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों में अधिगम एक महत्वपूर्ण तथा प्रक्रिया है। बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, जैसे अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। जैसे शुरू में बच्चे को सिखाया जाता है क से कबूतर, यानी दूसरी वस्तुओं से जोड़ करके। अब क डायरेक्ट सिखाइएगा तो बहुत समय लगेगा, हो सके नहीं भी सीखे, लेकिन क पहले से वो कबूतर जान रहा है इसलिए उसके साथ जोड़ के सिखाते हैं क से कबूतर। बच्चे प्रोत्साहन द्वारा सीखते हैं। दूसरा नंबर में है कि बच्चे प्रोत्साहन द्वारा सीखते हैं, बढ़ावा देने से सीखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में है कि त्रुटि एवं प्रयास द्वारा, माने सीखने दौरान बच्चों से त्रुटियां होती है तो उन्हें उनके कमी के तौर पर आप नहीं देखें, आप उन्हें सुधारें। कैसे गलती किए, क्यों गलती किए, आप वो समझना पड़ेगा। त्रुटि करेंगे तो के बाद तो प्रयास करेंगे तो उसमें सुधार आएगा। उसके बाद सूझ द्वारा सीखते हैं। चौथा नंबर में है कि वो सूझ और खेलों द्वारा सीखते हैं। जैसे में आप चॉकलेट कहीं उच्च स्थान जैसे टेबल अलमीरे पर रखे हुए हैं, बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसको पाने के लिए कोशिश करता है, नहीं मिलेगा तो अचानक उसके दिमाग में माने सोच आएगा कि इसको हम कैसे प्राप्त करें। तो देखिएगा कोई उच्च वस्तु हुआ उस पर चढ़ के प्राप्त कर सकता है या किसी डंडा से मार के प्राप्त कर सकता है। तो ये अचानक जो उसके अंदर सोच आया वो सूझ है। खेल में सीखता है नियम पालन करने की क्रिया। इसके बाद ये कार्य करना है तो नियम पालन करने की क्रिया ये खेलों द्वारा ही सीखते हैं बच्चे। उसके बाद आता है पांचवा नंबर में है बच्चे गतिविधियां कर के सीखते हैं। उसके बाद छठवा इंद्रियों द्वारा कैसे सीखते हैं कि बच्चे गरम ठंडा ये सारी चीज वस्तुओं को स्पर्श करके ही सीखते हैं। इंद्रिय आँख देख करके सीखते हैं तो बच्चे इंद्रियों का प्रयोग करके ही सीखते हैं। अब है सातवें नंबर में है क्रिया एवं प्रयोग द्वारा सीखते हैं। क्रिया मतलब कार्य करके, प्रयोग में उसको जब करेंगे प्रैक्टिकली तब सीखते हैं। आठवां नंबर है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग द्वारा सीखते हैं। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखते हैं, मतलब दूसरे को देख करके सीखते हैं। उसके बाद अन्वेषण यानी खोज करके सीखते हैं। खोज, अन्वेषण का मतलब होता है खोज। ठीक है, चलिए इतना ही, अगले क्लास में और पढ़ेंगे। वीडियो और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग से एक और बात बता दूं कि हम आज शाम से ही प्रैक्टिस बैच चालू कर रहे हैं। जो पहले
2021 में हुए सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।